आज हम लोग फिर बात करेंगे झारखंड पॉलिटिक्स की, लेकिन हम लोग झारखंड में बात करेंगे बीजेपी की। हम लोग को ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा कि जो रिजल्ट आया झारखंड चुनाव के बाद, सबको चौंका दिया और बीजेपी विपक्ष में रहने के बाद भी सीट उनका बढ़ने के बजाय घट गया। पहले वो 26 सीट पर थे और अब वो 21 सीट पर आ गए। लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है, चुनावी नतीजों पर उनका मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी झारखंड गए थे और उनकी भी चर्चा हो चुकी है, चुनावी हार के कारण क्या-क्या रहे होंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अब सबको पता है कि रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री जो 2000 झारखंड की पॉलिटिक्स से बाहर चले गए थे और अभी वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापिस एक्टिव पॉलिटिक्स में उनके आने की बात चल रही है। सभी राजभवन के मेरे परिवार के सदस्य बहनों और भाइयों, थोड़ा दुख लग रहा कि आज महाप्रभु की धरती से विदा हो गया और मैं मानता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने 14 महीना ही जनता की सेवा करने के लिए मुझे इस कर्म भूमि में भेजा और उनके ही आदेश से मैं आज अपने जन्मभूमि, अपने कर्म भूमि में वापस जा रहा हूं कि 14 महीने के कार्यकाल में जो हमारे राजभवन के परिवार, चाहे हमारे दोनों एडीसी हो, चाहे हमारे पीएस पटनायक जी हो, या हमारे डॉक्टर हो, या हमारे अन्य कर्मचारी 30 जिले के प्रवास के दरमियान भी इस तरह दिन रात हमारे साथ रहकर जनता की समस्याओं को सुनना, समस्याओं के संदर्भ में हल करना और फिर जो भी एप्लीकेशन आए संबंधित कलेक्टर, एसपी से, मुख्यालय से लिखा पढ़ी करना। अभी रांची में शाम 4 बजे उनको रिसीव करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। इसी बीच हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर झारखंड बीजेपी में हो क्या रहा है। इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद मौजूद हैं। मनीष जी, आपका बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। मनीष जी, झारखंड पॉलिटिक्स में इन दिनों बीजेपी जब से हारी है, तब से बहुत चर्चा है कि बीजेपी वहाँ क्या-क्या बदलाव करेगी। झारखंड में जो रिजल्ट आया इसका किसी को अनुमान नहीं था और विपक्ष में रहने के बाद भी एक 25 सीट से घटकर बीजेपी 21 सीट पर चली आई। कहीं न कहीं अंदरूनी अंदरूनी कलह, परिवारवाद और बहुत सारा मुद्दा बीजेपी के अंदर चर्चा में है। इस बीच में रघुवर दास की वापिस एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या भूमिका होगी आने वाले दिनों में रघुवर दास की बीजेपी में? अमित जी नमस्कार। न्यूज़ स्पेकल के दर्शकों को भी नमस्कार। और जिस तरह से रघुवर दास का उड़ीसा का राज्यपाल बनना और राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना, दोनों ही जो इवेंट था, दोनों ही जो घटनाक्रम था, वो काफ़ी संदेह के घेरे में था। क्योंकि उनकी उम्र अधिक थी नहीं, महज 62 वर्ष के थे जब उनको बीजेपी ने कहा कि अब आप एक्टिव राजनीति से अलविदा कहिए उससे और राज्यपाल बन जाइए। जब केंद्र ने उनको, राष्ट्रपति ने राज्यपाल नियुक्त किया तो उनकी काफ़ी उम्र कम थी और उस उम्र में लोग राजनीति छोड़ते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं सवाल ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी को एक जनजातीय कार्ड खेलना था, ट्राइबल कार्ड खेलना था और इसलिए बाबूलाल मरांडी को सामने रख कर के अनकंटेस्टेड नेतृत्व के रूप में उनको सामने बीजेपी ने पेश किया था और उसके वजह से जो भी आशंकाएँ थी कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कोई खेमा काम कर सकता है, उसे दूर करने के क्रम में
कहीं न कहीं इनको राज्यपाल के रूप में रघुवर दास को उड़ीसा भेजा गया था। जो सारे मकसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जो भी अनुमान थे वो सारे के सारे अनुमान अमित जी मुँह के बल इस चुनावी नतीजे में गिर गए। हमने देखा और आपने भी सही बताया कि 25 से 21 विधानसभा सीट पर आ गए, 81 विधानसभा सीट झारखंड राज्य है और 81 में महज 21 सीट इनको प्राप्त हुआ, जहाँ की ये सत्ता वापस करने की उम्मीद में थे। तो निश्चित तौर से इनकी जो रणनीति थी वो गलत साबित हुई और इन्होंने दाँव भी गलत खेला, जो जिस नेतृत्व पर दाँव खेला वो भी गलत निकला, जो कार्ड खेला वो भी गलत निकला, जनजातीय वोट लेने के दरकार में शायद जो नॉन ट्राइबल वोट था वो भी नहीं मिला। तो सारी की सारी रणनीति जो है विफल हो गई और चुनाव के दौरान आपने भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड इकाई में कितनी ज़्यादा माथा फुटौवल वाली स्थिति थी कि चुनाव के क्रम में एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करना पड़ा। तो ये सभी चीज़ें साबित करता है कि झारखंड की जो बीजेपी इकाई थी वो बहुत ही बुरे हालात में थी चुनाव के वक़्त और बाबूलाल मरांडी का जो नेतृत्व था वो असफल रहा इस चुनाव को में जो बीजेपी की सारी उम्मीदें थी उसको पूरा करने के लिए। अब जिस प्लान पर ये पिछले 4 साल से ही कह सकते हैं या 2.5 साल से काम कर रहे थे, वो काम पूरा विफल हो गया। तब अब ये वापस ऐसा लगता है कि जो पुरानी जो इनकी राजनीति थी, उसके ऊपर ये लौटते हुए जा रहे हैं कि रघुवर दास को आगे बढ़ा कर के झारखंड की राजनीति करें। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं झारखंड के जिन्होंने कि 5 साल का पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया था। एकमात्र झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जिन्होंने 5 साल पूरा कार्यकाल किया। हेमंत सोरेन बीच में जेल जा चुके थे और उस वजह से वो 5 साल का कार्यकाल उनके पार्टी ने तो पूरा किया लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए रघुवर दास के ऊपर लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से दाँव खेलेगी और जो नॉन ट्राइबल वोट बेस है, उसमें बीजेपी अपनी वापसी करना चाहेगी रघुवर दास को सामने रख कर के और हमें ऐसा लगता है कि अ, भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई का अध्यक्ष के रूप में रघुवर दास को बीजेपी हमारे सामने बहुत जल्दी लेकर के आएगी और हमें लगता है कि वन कमांड भी शायद दे सकता है रघुवर दास को क्योंकि 2 कमांड सेंटर होना जो है क्योंकि 2 दिग्गज आपके अगर एक ही इकाई में हैं और विधानसभा में कोई नेता है और अध्यक्ष कोई और है, तो 2 पावर सेंटर बन जाता है। तो वो भी सही नहीं होता है बीजेपी के लिए, तो हमें आने वाले समय में देखना होगा कि राजनीति में जो वापसी रघुवर दास का अब लगता है कि बहुत ही करीब है, वो किस तरह से होगा और किस रूप में होगा और क्या हम उन्हें करते हुए देखेंगे? जी, अमित जी। मनीष जी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अब 44 साल के बाद दोबारा पुनः बीजेपी ज्वाइन करेंगे रघुवर दास। टेक्निकली वो जब गवर्नर बने थे तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और न्यूट्रल माना जाता है कि न्यूट्रल व्यक्ति ही किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये फाउंडर मेंबर थे 1980 बीजेपी का स्थापना दिवस, जो स्थापना की जो वर्ष था वो 1980 था। अब 44 साल के बाद रघुवर दास पुनः बीजेपी में वापसी करेंगे, सदस्यता सबसे पहले लेने वाले हैं वो। लेकिन चुनाव से पहले जो सबसे बहुत ज्यादा चर्चा बीजेपी का परिवार, उसमें पीछे के जितने मुख्यमंत्री थे सबके परिवार के कोई ना कोई सदस्य प्रत्याशी बनाए गए थे। अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, गीता कोड़ा जो कि मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। चंपई सोरेन हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए थे लेकिन वो भी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे और रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही थी। सारे मुख्यमंत्रियों के परिवार हार गए, अकेला रघुवर दास की बहू चुनाव जीती। तो क्या वापसी किया जा रहा है रघुवर दास का? क्या इसको रिवार्ड माना जाए या इसको जोड़ लिया जाए कि रघुवर दास की पॉपुलैरिटी को बीजेपी समझ लग रहा है कि रघुवर दास अभी भी लोकप्रिय है, जबकि सच ये है कि 2019 के चुनाव में रघुवर दास जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तब तब वो सरकार ही नहीं गंवाए, खुद अपना इलेक्शन भी वो हार गए थे। उसके बाद वो बाहर रहे लेकिन पुनः इस तरह से इतना
फॉलोअर के बीच में, इतने चर्चा के बीच में, इतना जल्दी अभी 1 महीना भी नहीं रिजल्ट आया हुआ है। समीक्षा भी पूरे ढंग से पूरा नहीं हुई है बीजेपी की। लेकिन तुरंत इतना जल्दी, इतनी जल्दीबाजी बीजेपी को क्या थी रघुवर दास को लाने के लिए? मनीष अमित जी। जी, जब अगर बात समझ में आ गई कि कारण क्या है और गलत रास्ते पर जब निकल गए, तो उस रास्ते को छोड़ कर के जो पुराना रास्ता जिसमें कि रिज़ल्ट अच्छा मिला था, उस रास्ते पर आना एक स्वाभाविक नियति सी होती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिखाई पड़ रही है इस वक़्त। आपने सही कहा और आपने कई सारे विषय भी उठाए हैं। रघुवर दास की बहू एकमात्र जो है भाई-भतीजावाद वाली राजनीति में एकमात्र सफल उम्मीदवार के रूप में निकली थी। लेकिन 2019 के का भी ज़िक्र किया कि खुद अपने सीट पर वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो सीट पर चुनाव कैसे हारे थे, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दिग्गज और साफ-सुथरी छवि वाले एक नेता जो बहुत पढ़े-लिखे हैं, सरयू राय। उनके हाथों इनकी हार हुई थी और ये जो आपसी लड़ाई थी उसका एक कारण था कि 2019 में रघुवर दास अपना भी सीट हारे और सरकार भी हारी। वो विषय अलग है, उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी कोर्स करेक्शन जिसे हम कहते हैं कि गलत रास्ते को छोड़ कर के अब स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो हमारी जो रणनीति थी वो गलत थी। ये स्वीकार करते हुए बीजेपी दिखाई पड़ रहे हैं। तभी वापस रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। 44 साल की बात कर रहे हैं आपने बताया। लेकिन राज्यपाल का दोबारा पार्टी में आ जाना कोई नई-सी बात नहीं है। आपको मालूम होगा कि तेलंगाना के राज्यपाल तामिलसाई सौंदरराजन जो है, जब तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे कर के वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई थी और चेन्नई साउथ से वो चुनाव भी लड़ी थी, हालाँकि चुनाव हार गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद वो चुनावी राजनीति में वापस आई। तो ये कोई नई बात नहीं है जो रघुवर दास करने वाले हैं और राजनीति में वापसी रघुवर दास की अगर होती है, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साख है, कद है, एक तरह से कहें तो पहचान वाली उनकी छवि है, पूरे राज्य में उनको जाना जाता है और जब आपने खुद बताया कि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी आगे चलने में शायद सक्षम नहीं होगी क्योंकि ये अपने लोगों को ही चुनाव जिताने में असक्षम है। तो ऐसे में नई नेतृत्व की ज़रूरत होगी और अभी जो युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के अंदर में, उनमें ऐसी क्षमता नहीं दिखती कि पूरे राज्य इकाई को साथ लेकर के चलें। तो ऐसे में टेस्टेड जिसे हम कहते हैं कि चेक्ड एंड टेस्टेड वो रघुवर दास हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्टेचर भी बड़ा है, बीजेपी के वाइस प्रेज़िडेंट भी रह चुके हैं। अमित जी, आपको मालूम होगा कि जब चुनाव हार भी गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको वाइस प्रेज़िडेंट पार्टी का बनाया था। और वो जो जब बने थे ये वाइस प्रेसिडेंट तो उसमें रमन सिंह, वसुंधरा राजे जैसे नेता लोग भी उस पद पर थे, तो कहीं न कहीं बीजेपी इनको काफ़ी अच्छा सम्मान देती हुई दिखाई पड़ रही है हाल के समय से और अपनी बहू को टिकट दिलाने में भी सफल हुए थे। और इनके सीट पर आपने ही बताया था कि अमित शाह गृह मंत्री का भी रोड शो हुआ था और पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रैली हुआ था। तो इसका मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा बहुत भरोसा निश्चित रूप से रघुवर दास के ऊपर है। तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब रघुवर दास का ही हाथ पकड़ कर के झारखंड में चलना पसंद करेगी। जी, अमित जी। मनीष जी, जैसा मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, रघुवर दास अपना रिजिग्नेशन जो है झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति को दे दिए थे। और ये स्वीकार किया गया है आज से 2 दिन पहले। इसका ये मतलब है कि उनकी प्रबल इच्छा थी कि वो झारखंड की राजनीति में चुनाव से पहले ही आ जाएँ। और उनके हमारे सोर्सेस ये भी बताते हैं कि रघुवर दास चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रघुवर दास को उस समय इसलिए नहीं लाया कि केंद्रीय नेतृत्व को पता था कि रघुवर दास के आने से और गुटबाजी बढ़ेगा और जो एग्जिस्टिंग नेता हैं वो इनका विरोध करेंगे और इसका असर परिणाम पर पड़ेगा। लेकिन रघुवर दास जब उस समय अपनी बहू को तो टिकट दिलवा दिए, खुद नहीं लड़े। उसके बाद भी अब जब रघुवर दास आ रहे हैं तो इसका
हम लोग क्या मतलब समझें कि अब अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी या बाकी जो सीनियर नेता हैं, वो झारखंड में ही रहेंगे या इस गुटबाजी पर कैसे लगाम लगाएगी बीजेपी? मुझे लगता है अमित जी कि बाबूलाल मरांडी को तो बीजेपी ने कई बार मौका दिया था, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बाबूलाल मरांडी को इस बार भी मौका दिया और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद ही थे। तो जब बीजेपी ने आपको एक बार मौका दे दिया और लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया, तब बाबूलाल मरांडी को भी हमें ऐसा लगता है कि मालूम हो जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी अंतिम पारी झारखंड के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल ली है। अब दोबारा उनको कोई नई पारी खेलने का कोई मौका मिलता हुआ हमें नहीं लगता कि उन्हें मिल सकता है और ये राजनीति में अगर आप देखें तो मौका एक बार ही मिलता है, अगर वो मौका आपने गँवा दिया, तो उसके बाद दूसरे विकल्प के लिए पार्टी काम करती है और वो विकल्प अर्जुन मुंडा दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि अर्जुन मुंडा का जो राजनीति चुनावी राजनीति का आप देखेंगे हाल-फिलहाल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो लोकसभा चुनाव का भी वो हार गए थे और अपनी पत्नी को भी चुनाव जिता नहीं पाए, तो ऐसे में अगर एक विधानसभा में उतना उनका अगर इतना पकड़ नहीं है, तो पूरे राज्य में बीजेपी कैसे भरोसा करेगी कि उनका पकड़ होगा? तो ऐसे में हमें लगता नहीं है कि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी की से बीजेपी को अब आने वाले भविष्य में कुछ ज़्यादा बड़ी उम्मीदें होंगी। ये दोनों ही अपनी राजनीतिक पारियाँ खेल चुकी हैं। अंतिम हम कह सकते हैं कि ये अपने राजनीतिक करियर के अंतिम हिस्से में पहुँच चुके हैं और एक ये चाहेंगे कि सम्मानपूर्वक इनकी राजनीति से विदाई हो पाए, ये इनकी कोशिश रहेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको मिल जाए। ऐसे ही इनको दरकार होगी, ज़्यादा केंद्र बिंदु में रहने वाली राजनीति इनसे हो नहीं सकती है। मुझे लगता नहीं है कि इन्हें उम्मीद भी करना चाहिए। तो अब ऐसा लगता है कि रघुवर दास के कंधे पर सवार होकर के ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड की राजनीति करेगी और इनके करीब में हमें लगता है कि कुछ नए चेहरों को बीजेपी आगे करना चाहेंगी जनजातीय समुदाय से जो कि लोगों के बीच में लोकप्रिय हों, कर्मठ हों और मेहनतकश हों, ना कि जो आरोप लगता है बाकी एस्टेब्लिश्ड नाम के साथ उस तरह का उनका व्यवहार ना हो। तो हमें लगता है कि 5 बीजेपी के बारे में आप जानते ही हैं अमित जी कि हर चुनाव अगले चुनाव की तैयारी होती है। तो इस बार चुनाव हार भी गए, तो वो चुनाव के जो लेसन्स थे, जो सीख थे, उस सीख को तुरंत कार्यान्वित कर के अगले चुनाव के लिए ये अभी से ही लग जाएगी और आप अभी अब से ही देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो कोर्स करेक्शन करेगी, सुधार करेगी, जो भी लेसन्स हुए हैं उसको अपनाएगी, नेतृत्व में परिवर्तन लाएगी और जो भी फीडबैक मिला है जिला स्तर से, उस पर काम करना शुरू कर देगी। जी, अमित जी। मनीष जी, आप ध्यान देंगे झारखंड में बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है, अगर विधानसभा में अगर सरकार में है या मान लो अभी अभी तो जैसे कंडीशन है उसमें विपक्ष में है, तो अगर विपक्ष का नेता मतलब उनका विधायक दल का जो नेता होगा विधानसभा में, वो अगर ट्राइबल होगा, तो इधर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उस पे नॉन ट्राइबल होगा। तो और नॉन ट्राइबल में आजकल बीजेपी का फोकस थोड़ा ओबीसी राजनीति की तरफ ज्यादा है। तो रघुवर दास उसमें सूट करते हैं, वो ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार माना जाता है कि ओबीसी का उनको भारी समर्थन है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर रघुवर दास के पास आता है, तब भी एक और पद होगा जो ये है विधानसभा में बीजेपी का नेता कौन होगा। तो उसमें भी दो नाम बहुत दावेदार हैं, जो स्वाभाविक भी है। एक बाबूलाल मरांडी खुद, क्योंकि वो विधानसभा जीत कर सदस्य हैं, और दूसरा चंपई सोरेन। चंपई सोरेन भी जेएमएम से आए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों नेता में कोई एक होंगे अगर बीजेपी की पुरानी रणनीति पर अगर हम लोग विचार के को अगर फॉलो करती है कि एक ट्राइबल उसका कम से कम फेस होना चाहिए, तब तो चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी का स्टेक बढ़ जाएगा। इन दोनों में किसी एक की नाम फिर चर्चा होगी मेरे हिसाब से। और अगर नॉन ट्राइबल दोनों जगह कर देंगे, तब तो फिर उनके पास ऑप्शन बढ़ जाएगा। सीपी सिंह बहुत सीनियर विधायक है और एक आध नामों पर बीजेपी सोच सकती है। लेकिन जो मैं ये मान रहा हूं कि बीजेपी जो पिछली ही नीति को अगर फिर से वापस दोहराएगी,
तो क्या आपको लगता है कि उसी नीति पर सफलता मिलेगी या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बीजेपी को? अभी इन्होंने जो फीडबैक लिया है आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के हैं बीएल संतोष, उनका रांची का दौरा हुआ था, एक मंथन भी हुआ था रांची में। कई सारे वहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे उनकी बैठक हुई थी और उस बैठक में काफ़ी सारे जानकारियाँ वो इकट्ठा कर के वापस दिल्ली लौटे थे और दिल्ली में अपने केंद्र नेतृत्व को उन जानकारियों से अवगत भी कराया था और उसके बाद एक नतीजे पर केंद्र नेतृत्व पहुँचा होगा और उसके फलस्वरूप ही ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं कि उड़ीसा से राजभवन को छोड़ रघुवर दास रांची के हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं और बीजेपी के तरफ से कार्यकर्ताओं की फूल मालाओं को ग्रहण करते हुए वो एक बार फिर से 44 साल के बाद सदस्यता ले रहे हैं। ये सब अलग-अलग घटनाक्रम नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, एक ही माले के ये मोती हैं और कहीं न कहीं बीजेपी की रणनीति है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में पुरानी चीज़ को वो शायद दोहराएँगे नहीं, कुछ न कुछ सबक लेते हुए, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे और हमें लगता है जिनको आज़मा लिया, उस पर दाँव दोबारा नहीं खोलेंगे लेकिन तुरंत बीजेपी में कोई कदम आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो समय लगता है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि बाबूलाल मरांडी फेल हो गए, असफल हो गए और उसका पनिशमेंट उनको मिलेगा, वो इंस्टेंट नहीं होगा, वो तुरंत नहीं होगा। वो ऐसे समय अंतराल के बाद होगा कि ना लोगों को पता चलेगा कि उनको पनिशमेंट मिला और ना ही आप बोलेंगे। तो एक समय अंतराल के बाद एक सम्मानजनक उनको विदाई किस तरह से बीजेपी करेगी, वो बीजेपी ही खुद बताएगा कि क्या राज्यपाल के रूप में बाबूलाल मरांडी को कहीं भेजा जाएगा या किसी और रूप में आप उनको देखेंगे, लेकिन सम्मानजनक उनकी विदाई तय है। पोस्ट से या राजनीति से ये हमें आने वाले समय में देखना होगा, वो बीजेपी बताएगी। लेकिन फिलहाल तो अभी रघुवर दास की राजनीति में वापसी हो रही है और वही आज की सच्चाई है। मनीष जी, हम लोग अब बीजेपी के अगले अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं कि रघुवर दास क्या वाक़ई झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं या कोई उनकी कोई अन्य भूमिका होगी केंद्र में या कोई दूसरा? तब तक हम लोग इन सब चीज़ों पर नज़दीक से नज़र बनाए रखेंगे। उम्मीद है दर्शकों को भी न्यूज़ पिकल का ये अंक पसंद आया होगा। हम लोग झारखंड की राजनीति पर बहुत नज़दीक निगाहें बनाए रखेंगे और समय-समय पर आपको इन्हीं सब अच्छे अंदर की बातों से अवगत कराते रहेंगे। न्यूज़ पिकल का ये अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों और बाकी लोगों में इसको शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए दर्शकों का और मनीष जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।